न्यूज भरोसा सच का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अब से थोड़ी देर में होगी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया की घोषणा। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 19 जनवरी को भरेंगे नामांकन। 20 तारीख को मिलेगा नया पार्टी अध्यक्ष। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के लिए वोटों की गिनती जारी। अधिकतर इलाकों में महायुति को बढ़त, दांव पर ठाकरे ब्रदर्स और कांग्रेस की साख। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 10 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्टार्टअप जगत से जुड़े लोगों से करेंगे बातचीत। पीएम मोदी ने कहा, भारतीय युवा स्टार्टअप में बना रहे हैं रिकॉर्ड। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का ड्रॉ घोषित। एक ही हॉफ में जोकोविच और सिनर। वहीं विश्व नंबर 1 आर्यन सबालेंका वाइल्ड कार्ड के खिलाफ करेंगी अपने अभियान की शुरुआत। और आइए शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। नए बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया की घोषणा हुई है। बीजेपी हेडक्वार्टर में यह हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है। सूत्र के मुताबिक 19 तारीख को नामांकन होगा और फिर 20 को ऐलान कर दिया जाएगा। तो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। 19 को उनका नामांकन होगा और 20 को नितिन नवीन के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सूत्रों के हवाले से बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। साफ तौर पर देखें तो लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था और ऐसे में 19 तारीख मुकम्मल कर दी गई है और 20 तारीख को इसके नतीजे भी आएंगे। तो साफ तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधों पर होगी और पार्टी को अब आगे की दिशा और दशा किस तरह से होगी वो इस चुनाव के बाद साफ तौर पर साफ हो जाएगा कि कैसे आने वाले समय में वो और बेहतर इस पार्टी को बना पाते हैं। किस तरह से जो रणनीतिक पहलू हैं उनको समझते हुए पार्टी को अलग मुकाम पर लेकर जाने की जो कवायद है वो तेज गति से जारी होती हुई नजर आएगी। नितिन नवीन जब साफ तौर पर पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे और इसका अब जो ऐलान है वो हो चुका है कि साफ तौर पर 19 तारीख वो तारीख मुकम्मल कर दी गई है और आने वाली अब जो तारीख है वो बताएगी कि किस तरह से पार्टी अध्यक्ष के ऊपर जो ये कमान उनको दी जाएगी। तो उसके बाद पार्टी किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तमाम रणनीतिक और पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आगे आने वाले समय में इस पर विचार विमर्श और ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। और साफ तौर पर देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जिस तरह से नितिन नवीन की जो छवि रही है उसी को देखते हुए उन पर ये जो पूरा ये पद है उसको आगे बढ़ाने की जो कवायद है उसको देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया जा रहा था। और इसके बाद अब जब 19 तारीख वो मुकम्मल कर दी गई है तो उस दिन साफ तौर पर नामांकन तो होगा ही और उसके बाद 20 तारीख को जब इसके नतीजे आएंगे तो साफ तौर पर वो पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे और उसके बाद से आगे आने वाले समय में किस तरह से वो पार्टी को दिशा और दशा उनकी सुधारते हुए नजर आएंगे और क्या कुछ वो नया करते हुए नजर आएंगे ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि साफ तौर पर एक बड़ा लोकतांत्रिक महत्व इस पार्टी का रहा है और किस तरह से आगे आने वाले समय में और भी जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करते हुए नितिन नवीन नजर आएंगे। अगर इनके पूरे कार्यकाल को देखें तो काफी साफ इनका पूरा कार्यकाल रहा है और इसके बाद किस तरह से लगातार इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है तभी पार्टी में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और अमित शाह हो, इसके बाद लगातार हमने देखा है कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने किस तरह से इन पर भरोसा जताया है और आने वाले समय के लिए किस तरह से अब जो लगातार बेहतरी की ओर बढ़ते हुए पार्टी को और किस तरह से दिशा देते हुए नजर आएंगे ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहा है। शैलेंद्र, क्या स्थिति नजर आएगी? क्योंकि साफ तौर पर बड़ी जिम्मेदारियां तो होंगी ही, लेकिन ऐसे में 19 तारीख नामांकन और फिर 20 तारीख को इसके नतीजे, किस तरह से जो अध्यक्ष का पद है वो कितनी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ इनको मिलता हुआ नजर आएगा और पार्टी की दिशा अब आगे नितिन नवीन किस तरह से चला पाएंगे? क्या कुछ इससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई है? देखिए, जब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के नाम का ऐलान हुआ था तब ये बात बहुत स्पष्ट हुई थी कि एक युवा को कमान बीजेपी देने जा रही है और कार्यकारी अध्यक्ष के उनके नाम के ऐलान के साथ ही ये तय हो गया था कि वो अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बनने जा रहे हैं। कब चुनाव प्रक्रिया होगी, कहा जा रहा था कि मकर संक्रांति के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी और संकेत बहुत स्पष्ट तौर पर मिलने लगे थे कि 19-20 तारीख को
इस नामांकन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और औपचारिक तौर पर वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होंगे। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया का आज ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बनेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर वो इस वक्त काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम देखेंगे कि इस बारे में एक औपचारिक जानकारी दी जाएगी जो चुनाव के इंचार्ज बनाए गए डॉक्टर के लक्ष्मण, उनकी तरफ से एक संभवतः जानकारी दी जा सकती है। तो बीजेपी में एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा भविष्य में। हम जानते हैं कि तमाम सारे राज्यों में आप देखें कि चुनाव हो गया है प्रदेश अध्यक्षों का, और उसके बाद जो औपचारिक ऐलान की जो प्रक्रिया है, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो ऐलान हो सकता है, उसके लिए रास्ता बिल्कुल पहले ही साफ हो गया है। तो निश्चित तौर पर आज हम देखेंगे कि बीजेपी जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है उसकी जानकारी दे सकती है, जिसमें 19 तारीख को नामांकन, और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक ही नामांकन होना है नितिन नवीन का जो कार्यकारी अध्यक्ष है, तो उनके नाम का ऐलान 20 तारीख को किया जाएगा और एक भव्य समारोह भी आयोजित होगा। बीजेपी की तरफ से तमाम शीर्ष नेता मौजूद होंगे, प्रदेश के बड़े नेताओं को भी बुलाया गया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो एक भव्य समारोह भी हम उस दिन देखेंगे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण है। और उसके बाद जिस तरह से अभी कुछ ही देर में जब ये लगातार स्थितियां साफ होती हुई नजर आएंगी तो और भी बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा कि किस तरह से आने वाले समय में अब जो दिशा है और दशा है उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे नितिन नवीन। कुछ और भी ग्राफिक्स हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर दें और आपको बता दें कि बीजेपी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव प्रक्रिया है और संविधान क्या कहता है, तो कम से कम 15 वर्षों से पार्टी का सदस्य हो और निर्वाचक मंडल करता है ये चुनाव, वहीं कम से कम 15 वर्षों से पार्टी का सदस्य हो तो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य प्रदेश परिषदों के सदस्य होने चाहिए। निर्वाचक मंडल में कौन है इसको लेकर हम आपको ये बता रहे हैं, ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो हम आपके लिए संजोकर लाए हैं। और नामांकन की प्रक्रिया क्या कहती है, निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्य हों और जिसके बाद जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। एक व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करता है ये मंडल और उसी के आधार पर फिर जो नामांकन होता है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। 5 अलग अलग प्रदेशों से आना अनिवार्य है और ये जो नाम है वो अनिवार्य कर दिए जाते हैं। उम्मीदवार की लिखित सहमति नामांकन पत्र के साथ ज़रूरी होती है। तो ये तमाम जो ऐसी प्रक्रिया है जो इस नामांकन के जरिए होती है वो क्या होती है वो हम आपको बता रहे हैं। निर्वाचक मंडल किस तरह से काम करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन संवैधानिक प्रक्रिया है और इसी के साथ साथ वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करते हुए नजर आते हैं। संगठनात्मक सहमति से ये बनाया जाता है और उसके अलावा किस तरह से ये जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, बीजेपी ने संगठनात्मक रूप से देश को 36 राज्यों और इकाइयों में बांटा है जो अपने आप में काफी निर्णायक हो जाता है। आधे से अधिक राज्यों में संगठन चुनाव पूरे होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। और अब तक बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन अब वोटिंग हो सकती है या इसके अलावा वोटिंग नहीं भी होगी तो भी हो सकता है कि डायरेक्टली उनको चुन लिया जाए। विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से अध्यक्ष को चुना जाता है और उसी के बाद वो अपनी पार्टी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और इससे पहले भी हमने देखा और अब की बार भी हम जैसा कि देख पा रहे हैं 2010 में नितिन गडकरी के अध्यक्ष बनने के दौरान संविधान में संशोधन किया गया था और उसके बाद से लगातार उसी को अभी तक माना जा रहा है। संशोधन के बाद कोई व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल तक अध्यक्ष बन सकता है और इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से अध्यक्ष बने हैं। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा जनवरी 2020 में अध्यक्ष बने और उसके बाद से लेकर अभी जो हम देख पा रहे हैं अब नितिन नवीन का नाम इसमें सबसे ज्यादा प्रस्तावित है। जनवरी 2023 में समाप्त हो चुका है नड्डा का कार्यकाल और उसके बाद भी अब जब हम देख पा रहे हैं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसके बाद से लगातार हमने देखा कि इसमें अलग अलग बदलाव नजर आए। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन संवैधानिक प्रक्रिया है और इसी संवैधानिक प्रक्रिया का ही पालन करते हुए आगे की कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाया जाता है। संगठनात्मक सहमति से अध्यक्ष का चुनाव होता है और संगठन में जो सबके यहाँ पे विचार विमर्श लिए जाते हैं उसके बाद से फिर इसके बाद इस पर मुहर लगती है। बीजेपी ने संगठनात्मक रूप से देश को 36 राज्यों और इकाइयों में बांटा है। आधे से अधिक राज्यों में संगठन चुनाव पूरे होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। अब तक बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग नहीं हुई है और यह प्रक्रिया लग रहा है कि नितिन नवीन के समय में भी हो सकती है क्योंकि विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से अध्यक्ष को चुना जाता है।
तो ये लगातार हम आपको बता रहे थे और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, साफ तौर पर देखें तो तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें जो अभी हम दर्शकों के साथ भी साझा कर रहे थे कि किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया का किस तरह से पालन किया जाता है। प्रक्रिया अपनी जगह पे है, लेकिन उसके बाद नितिन नवीन की जो छवि है वो अपनी जगह पे है। और अगर हम उसको समझने की कोशिश करें शैलेंद्र, तो उनका कार्यकाल कितना बड़ा और जिम्मेदारी भरा होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कई राज्यों में चुनाव भी है। ऐसे में जो संगठन है उसकी बागडोर अपने हाथ में लेना, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी तय करेगा कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। शैलेंद्र जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का नाम का ऐलान किया गया था तो ये चौंकाने वाला नाम था। मात्र 45 वर्ष की उम्र है, यानी बीजेपी अपनी जो नई लीडरशिप है संगठन में उसको आगे बढ़ाने जा रही है। और हमने देखा है कि बीजेपी के जब राज्यों के चुनाव हो रहे थे प्रदेश अध्यक्षों के, तमाम ऐसे नामों को आगे किया गया प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, जिनसे पार्टी संगठन किस तरह से आगे चलने वाला है उसकी एक झलक मिली। बीजेपी में जो युवा संगठन के जो नेता हैं, युवा मोर्चा के जो नेता हैं, उनको समय समय पर आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। ऐसे में अब उनकी टीम पर नज़र होगी कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी उसमें उनके नाम का अनुमोदन होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि अपनी टीम का ऐलान भी नितिन नवीन करेंगे। उसमें महामंत्री कौन होगा, जो एक पूरी टीम बनेगी उस पर भी सभी की नज़र होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरी चुनावी प्रक्रिया का ऐलान हो सकता है, जो हमारी सूत्र बता रहे हैं। और साथ ही साथ 19 तारीख को नितिन नवीन नामांकन करने जा रहे हैं और 20 को उनके नाम का जब औपचारिक ऐलान होगा तब आप एक भव्य समारोह देखेंगे। प्रस्तावकों में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं का नाम नितिन नवीन के प्रस्तावक में शामिल है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, और सिर्फ उनके नाम को आज एक तरह से कहे कि एक ही मात्र पर्चा नामांकन के लिए भरा जाएगा। तो यानी 19 तारीख को ही आप देखेंगे कि वो प्रक्रिया स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन औपचारिक ऐलान 20 जनवरी को होगा, इस तरह की खबर आ रही है। जहां तक बीजेपी की राजनीति में बदलाव का सवाल है गौरव, बहुत बड़ा शिफ्ट संगठन की राजनीति में हम देखेंगे। बीजेपी ये कहती रही है कि वो युवा लीडरशिप को समय समय पर आगे बढ़ाती रही है। आप याद कीजिए कि बीजेपी ने जब नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाया था तब वो 50 वर्ष के आसपास थे और ये कहा गया था कि सीधे महाराष्ट्र से पथ निर्माण मंत्री वो उस वक्त हुआ करते थे और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान दी गई थी। जहाँ तक नितिन नवीन का सवाल है, वो भी बिहार सरकार में मंत्री थे और पथ निर्माण मंत्री थे और उन्हें सीधे राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की कमान सौंपी गई है पहले कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सौंपने वाली है बीजेपी। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हम संगठन के स्तर पर देखते हैं। ऐसे में बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो शैलेंद्र, संगठन के स्तर पर भी हम देखें तो वहां पर भी बदलाव हैं। तो ये कितनी बड़ी अभी हाल के दिनों में हम देखें तो सबसे पहले जब ये इनको जिम्मेदारी मिलेगी तो उसके बाद नितिन नवीन के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, पहला। और दूसरा, किस तरह से आने वाले समय के लिए अगर हम कह सकते हैं तो पार्टी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इस पार्टी का नेतृत्व करना यह अपने आप में कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है शैलेंद्र? देखिए, निश्चित तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और आप देखें कि जैसे ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, आप इसी साल देखें तो तमिलनाडु में चुनाव होना है, आगे जाकर देखें तो आप असम में चुनाव होना है। तो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इन चुनावी राज्यों में किस तरह से आगे की जो रणनीति है उस पर बीजेपी आगे बढ़ेगी और उनके खाते में क्या कुछ उपलब्धियां आएंगी। इस हालांकि हर साल चुनावी वर्ष होता है क्योंकि किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ठीक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अगर 2 राज्यों में चुनाव है तो उस पर निगाहें होंगी। लेकिन उससे ज़्यादा निगाहें इस बात पर होंगी क्योंकि बीजेपी बहुत सारी रणनीति इन 2 राज्यों को लेकर बना चुकी है। उनकी टीम क्या होगी, वो उसमें कौन कौन से चेहरे होंगे। कहा गया है कि अनुभव और युवा का एक बड़ा तालमेल देखने को मिलेगा जब नितिन नवीन अपनी टीम का ऐलान करेंगे, जिसमें महामंत्रियों के नाम होंगे, उसमें उपाध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय सचिव होंगे। तो ये पूरी जब टीम बनेगी तब खाका सामने आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर संगठन बहुत बड़ा है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है सदस्य संख्या के लिहाज से, तो उसको आगे बढ़ाने की एक चुनौती राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी होगी।
ऐसे में शैलेंद्र, एक सवाल और आता है कि हमने देखा कि हमेशा से राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी ये भी रहती है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां तो रहती है, इसके अलावा जिन राज्यों में नहीं है चुनाव और वहां पर पार्टी, जैसे मान लीजिए कि बीजेपी है, वहां पर उसकी गवर्नमेंट नहीं है, तो इस तरह से किस तरह से जो राष्ट्रीय जो अलग अलग चेतनाएं हैं वो किस तरह से जगाई जाए और किस तरह से संगठन को मजबूत रखा जाए, जो कार्यकर्ता हैं उनको कैसे एकजुट रखा जाए, इस तरह के जो अलग अलग निर्णय हैं वो किस तरह से अभी तक हमें देखने को मिले हैं, और नितिन नवीन की छवि को लेकर जब देखें तो वो किस तरह से इसका मार्गदर्शन करते हुए नजर आएंगे, ये उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? ये देखिए गौरव, एक बात समझनी होगी कि बीजेपी में बहुत सारे फैसले सामूहिक स्तर पर लिए जाते हैं। जिन राज्यों में बीजेपी की सत्ता नहीं है, पार्टी लगातार प्रयास करती है कि वहां पर वो सत्ता में आए जब भी विधानसभा चुनाव हो, और जहां सत्ता में है वहां पर भी संगठन की गतिविधियां बहुत तेज होती है, और जहां दूर चुनाव है, यानी चुनाव 2-3 साल बाद होने हैं, वहां पर भी आप देखें कि संगठन की व्यूह रचना आगे बढ़ती रहती है। अभी हाल ही में आप देखें कि उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी के नाम पर नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया गया और लगातार वो प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं। आप देखें कि बीजेपी के कई प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव बीते 3 महीनों में आपने देखा है, बिहार हो या फिर आप झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो या तमाम प्रदेश, वहाँ बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। तो संगठन के लिहाज से कामकाज को बीजेपी समय समय पर आगे बढ़ाती रहती है, लेकिन हाँ, जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर निश्चित तौर पर ये चुनौती होती है, ज़्यादा फोकस होता है कि कैसे जनता से जुड़ा जाए, और जहाँ पर बीजेपी सत्ता में नहीं है वहाँ किस तरह से सत्ता में पार्टी को लाने का काम संगठन के जरिए हो। निश्चित तौर पर ये काम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का रहता है। ऐसे में शैलेंद्र, अगर देखें तो नामांकन प्रक्रिया को लेकर भी तमाम बातें हैं और वो निकलकर भी सामने आ रही हैं। किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया, इसकी रूपरेखा रखी गई है, और किस तरह से, जिस तरह से जब उनके सर पर ये ताज रहेगा, जब अध्यक्ष वो बनेंगे, तो किस तरह से आगे इसका निर्वहन करते हुए नजर आएंगे? क्या इसके बारे में भी कोई भूमिका या कोई रणनीति तय होती हुई नजर आई है? देखिए गौरव, मैं दर्शकों को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक चुनाव प्रक्रिया क्या होती है ये समझाना चाहता हूं। जब भी बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करती है, उससे पहले आधे से ज़्यादा प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव प्रदेशवार हो जाता है। तो वो प्रक्रिया पूरी हो गई है और चुनाव अधिकारी की नियुक्ति होती है, यानी जिसके अगुवाई में चुनाव संपन्न कराया जाना है, उसकी नियुक्ति बहुत पहले हो गई थी। डॉक्टर के लक्ष्मण की अगुवाई में, यानी उन्हें चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था। चुनाव अधिकारी इस बात की घोषणा करता है कि नामांकन कब होगा, नामांकन के बाद फिर मतदान कब होगा, अगर एक से ज्यादा लोग पर्चा भरते हैं। निश्चित तौर पर ये जो तमाम प्रक्रिया है वो आने वाले समय में शैलेंद्र हम देख पाएंगे 19 तारीख को, और उसके बाद जब 20 तारीख को ये साफ हो जाएगा, उसके बाद आने वाले समय के लिए जो पार्टी की दिशा और दशा है वो नितिन नवीन के हाथ में होगी, और किस तरह से आगे इस पर वो निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और यहां पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अन्य खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। 4 किलो गेंदा, 2 किलो लिल्ली, 3 किलो आर्किड और 1 पेटी गेंदा बांध देना। अरुण भाई, एक साथ इतना बड़ा ऑर्डर अभी कर दिए, मतलब कोई जादुई चिराग हाथ लगा है क्या? देखिए, जादुई चिराग तो क्रेडिट कार्ड है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत कोई भी स्ट्रीट वेंडर अपना दूसरी बार का लोन टाइम से चुका दे तो ये यूपीआई से लिंक रुपए क्रेडिट कार्ड उसका हो सकता है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा ये कार्ड यूपीआई आईडी से लिंक है, तो काम मिलता है क्रेडिट एक्सेस। देखिए, शुरुआत में कार्ड की लिमिट 10,000, पर समय समय पे पैसा वापस करने पे लिमिट बढ़ जाए कितना 30,000। पीएम स्वनिधि, उत्थान, सम्मान और स्वाभिमान। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है ये याचिका। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित कमेटी को चुनौती दी थी। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित कमेटी को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद जस्टिस वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, और जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित कमेटी को यह चुनौती दी गई थी, उसी को लेकर यह याचिका खारिज की गई है। जस्टिस वर्मा की तरफ से यह याचिका डाली गई थी और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर साफ तौर पर देखें तो तमाम पहलुओं को देखते हुए इसीलिए जस्टिस वर्मा की इस याचिका को खारिज किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जो याचिका में जो तमाम बातें लिखी गई थी वो निराधार लगती हुई सुप्रीम कोर्ट को नजर आई और इसीलिए इस याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस याचिका को खारिज किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए यह समिति बनी थी और उसी को लेकर गठित कमेटी को यह चुनौती दी गई थी जस्टिस वर्मा की तरफ से, और इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भ्रष्टाचार को लेकर जो ये पूरी कमेटी बनी थी उसी को लेकर यह याचिका डाली गई थी, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तमाम पहलुओं को देखते हुए, तमाम पहलुओं के मद्देनजर लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित कमेटी को जब चुनौती दी गई तो उसी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। बड़ी खबर इस वक्त की साफ तौर पर देखें तो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए यह समिति बनी थी और तमाम पहलुओं पर यह जांच को आगे बढ़ाया जा रहा था। और महाभियोग मामले में इस समय की यह सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जस्टिस वर्मा की याचिका को खारिज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका को खारिज कर दिया है और तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने की ओर से जो ये गठित कमेटी थी वो उसको चुनौती दी गई थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पहलुओं को पहले समझा, जाना और उसके बाद इस याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि सब कुछ इसमें निराधार नजर आ रहा था। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज की है, जिसमें जस्टिस वर्मा की ओर से ये याचिका खारिज की गई है। काफी महत्वपूर्ण ये बड़ी खबर इस वक्त की, महाभियोग मामले में भ्रष्टाचार का ये जो पूरा मामला था उसको लेकर जो ये जांच चल रही थी, जिसको लिए कमेटी गठित की गई थी, उसको लेकर ये जो याचिका थी जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी है तमाम पहलुओं के मद्देनजर और तमाम जो अलग अलग इसमें पॉइंट्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज की है। और लोकसभा अध्यक्ष की ओर से ये जो कमेटी थी उसको चुनौती दी गई थी। भ्रष्टाचार का यह पूरा मामला था और उसी पर लगातार जो आरोप थे उसके जांच के लिए यह समिति बनाई गई थी, जो अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही थी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर रही थी। उसी के लिए लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित कमेटी को यह चुनौती दी गई थी और जस्टिस वर्मा की इसी याचिका को खारिज किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। आगे बढ़ते हैं। 28वें राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 3 दिवसीय सम्मेलन में आज संसद के प्रति जन भागीदारी और सदस्यों की सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समापन सत्र में देश विदेश के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे, जिसमें विधायी कामकाज को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। आज के एजेंडे में सबसे ऊपर मतदान के बाद नागरिकों की भागीदारी और संसद सदस्यों की सुरक्षा और सेहत जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस खास कार्यशाला में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे। और आइए अब जरा जानते हैं कि सशक्त लोकतंत्र पर भारत का क्या पक्ष है। कल सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ने इस पर विस्तार से दुनिया के सामने अपनी बात रखी और कहा कि लोकतंत्र का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी यानी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, संसदीय संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना, सर्वोच्च प्राथमिकता, निष्पक्ष और सुदृढ़ निर्वाचन प्रणाली से लोकतंत्र मजबूत, नए नए रिफॉर्म के कारण
भारत की आर्थिक तरक्की। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे वहीं का रुख करते हैं। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में पीयूष गोयल। Where we are doing phenomenally well and giving directions from there, and I said, look, let's not have this as some people sitting on the stage and the rest sitting down. I thought it will be a nice compact program. We'll interact with all of you, we'll have a conversation, and therefore I told them we must sit along with everybody, since Honorable Prime Minister himself is also not going to sit on the stage. He's going to be sitting amongst all of us. It's only last night when I came in from Mumbai and came to the venue that I suddenly realized, oh boy, this is not exactly what I had conceptualized sitting in Mumbai. It seems the excitement about startups 10th year celebration anniversary is truly phenomenal, truly large, and you have shown a large heart by coming early in the morning on a very foggy winter morning. So a big thank you to all of you for joining us today. The idea behind the morning engagement after the startup rankings are announced is going to be a very free and informal conversation with 3 of our successful startup entrepreneurs who've done us proud, but not that it has been an easy journey for any of them. They've also faced difficulties. They've also had to mortgage their homes to start their entrepreneurial journey or fructify their ideas. They've also gone through failures. And within all of that, I thought it will be great to be able to talk to all of you, amongst all of you, maybe also have some of you raise questions or suggestions which we can hear the illustrious friends guiding us. Welcome, Mohit. And make this a very friendly, conversational, yet educative morning, so that this whole celebration, apart from what you will take away from Honorable Prime Minister's very invaluable guidance and comments, will also help you shape your own journey as you progress in your life, in your careers, to greater heights of success. So once again, thank you very much, friends, for being here, and thank you for your support, for your commitment to make Startup India a global success story. Thank you. तो भारत मंडपम से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यहाँ पर संबोधित कर रहे थे और जिस तरह से स्टार्टअप इंडिया को लेकर किस तरह से कमाल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 10 साल इसके पूरे हो रहे हैं और ऐसे में आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर शिरकत करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से स्टार्टअप को लेकर प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया था उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए इन 10 वर्षों में नीतिगत तमाम ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जिससे तमाम ऐसी नीतियां बनी हैं जिससे स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो भारत को पूरी दुनिया के सामने और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पर यहाँ पर पीयूष गोयल ये अपनी बात रख रहे थे। आगे बढ़ते प्रधानमंत्री मोदी ने सुभाषित के माध्यम से बताया कि निरंतर उद्यम से कठिन कार्य भी संभव हो जाते हैं। एक्स संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से हमारे युवा साथी स्टार्टअप की दुनिया में नित नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इनका जोश और जुनून और विकसित भारत के सपने को साकार करने में सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। दुर्लभान्यपि कार्याणि सिद्ध्यन्ति प्रोद्यमेन हि शिलापि तनुतां याति प्रपातेनार्णसो मुहुः। जिस प्रकार लगातार जल गिरने से चट्टान पर निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार निरंतर उद्यम से कठिन कार्य भी
सिद्ध हो जाते हैं। Just as continuous drops of water leave a mark on a rock, in the same way, persistent effort can accomplish even the most difficult tasks. भारत का स्टार्टअप इस समय कमाल कर रहा है। 2016 में शुरू हुई इस पहल ने आज भारत को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में स्थापित कर दिया है। इसकी वजह से आत्मनिर्भर भारत की ओर हम तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 10 साल पूरे हो रहे हैं और इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था भारत की पहचान आज केवल एक उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है। आज भारत नवाचार, तकनीक और उद्यमिता की वैश्विक ताकत बन चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी वाला देश भारत आज गंभीर समस्याओं का समाधान दे रहा है। इस बदलाव की सबसे बड़ी पहचान है स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम। 2016 में शुरू हुई इस पहल ने युवाओं के विचारों को पंख दिए, नवाचार को मंच दिया और भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना दिया। इसी स्टार्टअप कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। देश भर के करीब 3000 स्टार्टअप्स पार्टिसिपेट करेंगे। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड की घोषणा की जाएगी और भारत के 20 उत्कृष्ट स्टार्टअप्स को रिवॉर्ड दिया जाएगा और साथ ही स्टेट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत डिफरेंट स्टेट्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लगभग 2,01,000 से ज्यादा स्टार्टअप DPIIT के तहत पंजीकृत हुए हैं। आज भारत में 118 से 123 यूनिकॉर्न्स हैं, जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक है। इन स्टार्टअप्स में अब तक $150 बिलियन से अधिक का निवेश हो चुका है। स्टार्टअप्स ने 21 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। यूनिकॉर्न्स का कुल मूल्य $220 बिलियन से ऊपर है। साल 2025 के बजट में वित्त मंत्री ने स्टार्टअप को सहारा देने के लिए एंजल टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया। स्टार्टअप इंडिया महिला उद्यमिता और ग्रामीण नवाचार को भी बढ़ावा दे रहा है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना और फंड ऑफ फंड्स जैसे कार्यक्रम नए उद्यमियों के लिए मजबूत सहारा बन रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्टार्टअप्स के साथ मुलाकात की, जिन्होंने भारत की जरूरतों के आधार पर नए AI सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई। इंडिया को अगर AI का विश्व गुरु बनना है तो इंडिया के लिए वो टिपिकल प्रॉब्लम्स जो वर्ल्ड सॉल्व नहीं कर रहा, उसको सॉल्व करना है एथिकली और रिस्पॉन्सिबली। हमें सिर्फ वेस्ट को कॉपी नहीं करना है, हमें वो नहीं बनाना है जो वेस्ट बना रहा है, हमें वो बनाना है जिससे लोगों की लाइफ में चेंज आए। 10 साल पहले हम कभी भी नहीं सोच सकते थे कि एक डीप टेक एम्बिशियस प्रोजेक्ट लेके मुझे अपने देश में ये काम करने का मौका मिलेगा। So, वो अपॉर्चुनिटी अब यहाँ है। AI is going to be आत्मनिर्भर इंटेलिजेंस फॉर इंडिया एंड विकसित भारत में इसका बहुत अहम योगदान रहेगा। स्टार्टअप इंडिया दिवस पहचान है भारत की। छोटे शहरों से लेकर वैश्विक मंच तक भारतीय स्टार्टअप्स ने ये साबित किया कि प्रतिभा, तकनीक और विश्वास के साथ भारत दुनिया का अगला इनोवेशन हब बन रहा है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तिरुवल्लुवर ने हमें शिक्षा दी है कि प्रेम जीवन का आधार है, करुणा और दया हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करें और सभी जीवित प्राणियों की देखभाल करना सर्वोच्च सद्गुण है। इन शाश्वत मूल्यों को इतनी स्पष्टता से प्रस्तुत करके उन्होंने ऐसा मार्गदर्शन दिया जो हर युग में प्रासंगिक बना रहता है। इस पवित्र दिन पर मैं महान कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर को आदर पूर्वक याद करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उपराष्ट्रपति ने ये बधाई दी है और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आज तिरुवल्लुवर दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि आज तिरुवल्लुवर दिवस पर हम बहुमुखी प्रतिभा के धनी तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके कार्यों और आदर्शों ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। वे एक सामंजस्यपूर्ण
और करुणामय समाज में विश्वास रखते थे। वे तमिल संस्कृति के सर्वोत्तम स्वरूप का साक्षात उदाहरण है। मैं आप सभी से तिरुवल्लुवर पढ़ने का आग्रह करता हूं, जो महान तिरुवल्लुवर की असाधारण बुद्धि की झलक प्रस्तुत करता है। और वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी शेयर किया है। संत तिरुवल्लुवर ने लिखा था, अरुमई उदेत थेंद्रु आसावा मई वेन्नुम पैरुबे म्युआरची आरु, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, हमें कठिनाई से नहीं भागना चाहिए, हमें अपने मन को मजबूत करके लक्ष्य को सिद्ध करना चाहिए। तमिलनाडु महान संत तिरुवल्लुवर जी की धरती है। संत तिरुवल्लुवर ने अपनी रचनाओं से युवाओं को नई दिशा दी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। महान संत तिरुवल्लुवर जी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व कहा था, शौर्य, सम्मान, मर्यादा पूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये 4 गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति पहल ने यह साबित कर दिया है कि जब नीति, निगरानी और निर्णय एक साथ चलते हैं तो सबसे जटिल और दुर्गम परियोजनाएं भी समय पर जमीन पर उतरती है। मिजोरम इसका जीवंत उदाहरण है। कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए यह मुमकिन हुआ, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और प्रभावी पहल प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस ऑफ टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि अगर सरकार की नीति स्पष्ट हो और नियत मजबूत हो तो असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। पीएम मोदी की स्पष्ट नीति और सशक्त नेतृत्व का असर है कि मिजोरम 78 साल बाद पहली बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सीधे जुड़ गया। मिजोरम में रेल नेटवर्क बिछाना इतना आसान नहीं था क्योंकि राज्य की दुर्गम पहाड़ियां, कमजोर चट्टानें, अत्यधिक वर्षा और लगातार भूस्खलन इस काम में बड़ी बाधा थे। लेकिन इस काम को आसान किया प्रगति ने। मिजोरम को सीधे दिल्ली से जोड़ने के लिए साल 2015 में 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी सेरांग ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की शुरुआत हुई। परियोजना की शुरुआत में ही बाधाएं बहुत थीं, लेकिन प्रगति में समीक्षा के बाद मिजोरम में जबरदस्त निर्माण कार्य हुआ। प्रगति पोर्टल का बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला। जो लैंड एक्विजिशन हमें करना था इस प्रोजेक्ट के लिए, अप्रोक्सीमेटली 490 हेक्टेयर्स, ये लैंड एक्विजिशन आसानी से नहीं हो पाता यदि हमें प्रगति पोर्टल के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेशन से ये नहीं होता तो पूरा नहीं हो पाता। उसके अलावा फॉरेस्ट के परमिशंस की जो बात है उसमें भी काफ़ी सहयोग मिला। इन एडिशन जो हमारे लेबर बाहर से आके काम कर रहे थे उनको जो इनर लाइन परमिट की जो आवश्यकता होती है उसमें भी प्रगति पोर्टल के माध्यम से जो इंटरवेंशन हुआ वो काफ़ी आसान हो गया। इस परियोजना के तहत 45 सुरंगों, 150 से अधिक पुलों और 4 नए रेलवे स्टेशनों होटोकी, काउनपुई, मुअलकांग और सेरांग का निर्माण हुआ। उद्घाटन के अवसर पर सेरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सेरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सेरांग कोलकाता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। दरअसल योजना की शुरुआत से ही निर्माण कार्य के लिए बड़ी चुनौती थी। मॉनसून में एक ही रात में महीनों की मेहनत बह जाती थी। इसके अलावा खराब सड़कों के कारण मशीनरी और निर्माण सामग्री पहुंचाना बेहद कठिन था। कई स्थानों पर भूमि अधिग्रहण अधूरा था, जिससे कार्य बार बार बाधित होता रहा। एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती जा रही थी।
लेकिन फिर मार्च 2016 में प्रगति की समीक्षा बैठक में जब ये सभी अड़चनें सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में आईं, तो परियोजना की दिशा ही बदल गई। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया गया, जिम्मेदारियां तय की गईं और समयबद्ध निगरानी शुरू हुई। प्रगति के तहत लिए गए फैसले तुरंत जमीन पर लागू होने लगे। वर्षों से रुके कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगे। जब से ट्रेन मिजोरम में आया, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है कि जो हम लोग पहले तो बाहर में घूमने के लिए बहुत मुश्किल था, रास्ता भी बहुत खराब था। जब से ट्रेन आया इधर में, हम लोग को जहाँ जाना है बहुत जल्द से भी पहुँच सकते हैं। 144 टनल्स और ब्रिजेस ये सब है। इट वाज लाइक कहीं पे भी रास्ता उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन हर जगह पे एक रेलवे स्टेशन तो बना है और इसके सामने क्वार्टर्स है। इट वाज लाइक I think this place is going to develop a lot in the upcoming days. Like tourists are going to visit more and more. बैराबी सैरांग रेलवे लाइन सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना नहीं है, बल्कि ये प्रगति की कार्य क्षमता और प्रभावशीलता का प्रमाण है। ये दिखाता है कि जहां भूगोल चुनौती देता है, वहां सक्रिय शासन, डिजिटल निगरानी और मजबूत नेतृत्व विकास की राह बना सकते हैं। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। शिव प्रकाश जी सिर्फ 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके माँ बाप को सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है। अधिकतर जगहों पर महायुति आगे है। साफ तौर पर देखें तो बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां आगे निकलती हुई नजर आ रही हैं। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में निर्धारित समय पर वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो गई और उसके बाद जो अब रुझान है वो आने शुरू हो चुके हैं। अभी तक के रुझानों में बीएमसी समेत कई अन्य नगर निगमों में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां वो आगे चल रही है। नवी मुंबई, पनवेल, मीरा भयंदर में महायुति को बढ़त मिली हुई है और अभी कुछ ही देर में और भी तस्वीर निकलकर सामने आएगी कि किस तरह से जो आंकड़े हैं वो किस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकतर जगहों पर महायुति आगे है और साफ तौर पर आपको बताएं तो तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो इसमें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ठाणे में बीजेपी शिवसेना गठबंधन आगे है और इसके अलावा भी अलग अलग नवी मुंबई की बात करें, पनवेल की बात करें, मीरा भयंदर की बात करें तो वहां महायुति को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र नगर निकाय के लिए चुनाव संपन्न होने के बाद अब सबकी नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं और ये आंकड़े साफ तौर पर बीजेपी को बढ़त और उसकी सहयोगी पार्टियों को बढ़त देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं किस तरह से जो पोलिंग बूथ है वहां पर ये प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है और इसी को लेकर
आपको बता दें कि सबके मन में यही चल रहा है कि देश के सबसे धनी नगर निगम की सत्ता की चाबी किसके पास होगी। शिवसेना यूबीटी पिछले 25 साल से बीएमसी में कायम है। बीएमसी ठाकरे परिवार का गढ़ रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इसे इस बार बरकरार रख पाते हैं कि नहीं, ये देखना भी दिलचस्प हो जाएगा। वसई विरार में भी शुरुआत हो गई है। बीवीए को वहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरह से ये चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद 46 से 50% मतदान दर्ज किया गया था और वहीं मतदान के दौरान कुछ स्थानों पर अलग अलग तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। और उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि अब ये जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, तो पिपरी चिंचवाड़ की अगर बात करें, वहां भी हम देख सकते हैं जो आंकड़े हैं वो अब निकल के धीरे धीरे जो रुझान है वो अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीएमसी का ये चुनाव कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण, और इसी चुनाव के मद्देनजर अब जो रिजल्ट है वो आज शाम तक साफ हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको बता दें बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ठाणे में बीजेपी शिवसेना गठबंधन आगे चल रहा है। नवी मुंबई, पनवेल, मीरा भयंदर में महायुति को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा अब जो रुझान है वो धीरे धीरे अब आंकड़ों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। कुछ समय का इंतजार और करना पड़ेगा, शाम तक पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। श्यामा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्यामा, क्या स्थिति अभी बनी हुई है, क्या कुछ ताजा रुझान बता रहे हैं? जी देखिए, आपने पहले ही बता दिया है कि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं वो महायुति की तरफ एक तरीके से जो कांटा है, घड़ी का कांटा, वो उनकी तरफ इंडिकेट कर रही है। और कई सारे जगहों पे से बीएमसी को मिलाते हुए, इंक्लूड करते हुए महायुति यहाँ पर लीड लेते हुए नजर आ रही है। एग्जिट पोल्स की भी हम बात करें तो एग्जिट पोल्स में भी जो बीएमसी के लिए है महायुति का जो ये एक आंकड़ा है 114 का जो मैजिक फिगर है वो बहुत आराम से सिक्योर करता हुआ बीजेपी या महायुति नजर आ रहा है। पिंपरी चिंचवड़ की बात करें तो पिंपरी चिंचवड़ में भी महायुति जो है वो लीड लेता हुआ नजर आ रहा है, जो कि माना जाता है एक तरीके से वो जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है वो एनसीपी का एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। लेकिन वहां पे भी हम देख रहे हैं कि बदलाव आ रहा है। साथ ही इसके अलावा बीएमसी की हम बात कर ही चुके हैं, बीएमसी में करीबन 68 से ज्यादा नंबर्स जो हैं वो रुझान की तरफ से महायुति की ओर पे दिखा रहे हैं, नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुणे, कोल्हापुर, वसई विरार महानगर पालिका, कोल्हापुर, ये सभी जो जगह है यहाँ पर भी अब धीरे धीरे आंकड़े आना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि इस वक्त अगर हम बीएमसी की अगर बात कर लें तो ये काउंटिंग जो है वो काफी थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है। वो इसलिए क्योंकि 227 जो सीटें हैं वो सिर्फ 23 काउंटिंग सेंटर्स में, यानी कि एक रिटर्निंग ऑफिसर के अंडर में 10 करीबन जो प्रभाग आते हैं वो उन्हें दिए गए हैं। और हर प्रभाग जो हर रिटर्निंग ऑफिसर है वो अपने अंडर का 2 प्रभाग पहले काउंटिंग करेगा, यानी कि 2 प्रभाग के तो रिजल्ट हमें काफी जल्दी मिल जाएंगे, 1.5 से 2 घंटे में। लेकिन उसके बाद के जो वार्ड्स हैं, उसके बाद के जो प्रभाग हैं उसमें समय लगेगा। लेकिन जिस तरीके से ये रुझान देख रहे हैं हम, वो महायुति की तरफ बिल्कुल इशारा करते हुए नजर आ रही है। और इसी वजह से हम आपको अगर दिखाएं विजुअल्स तो हम बीजेपी ऑफिस के पास में हैं, जहां पर एक तरीके से तैयारियां सारी होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इन्हें एक अपनी तरफ से अंदाजा है कि जश्न का माहौल यहाँ पर जरूर होगा। एलईडी लग चुकी हैं, बाहर की तरफ में भी इन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है, क्योंकि यहाँ पे माना जा रहा है कि जो बड़े बड़े इनके नेता हैं उनके आने की यहाँ पर संभावना है। और साथ ही जिस विधानसभा का जो चुनाव हुआ था यहाँ पर काफी ज्यादा जश्न मचा था, मना था, क्योंकि वो अपने आप में एक पहली बार इनके जो रिजल्ट्स थे वो उन्होंने सिक्योर किए थे। और इस बार भी अगर महायुति आती है तो बीजेपी के लिए कई मायनों में अपने लिए एक फर्स्ट होगा, क्योंकि हर बार बीजेपी अब तक जो चला आ रहा है बीएमसी का एक हम अगर ट्रेंड देखें तो बीजेपी जो था वो एक छोटा भाई के किरदार में, छोटे भाई के किरदार में हमेशा नजर आता रहा है। लेकिन अगर इस बार आंकड़े उनकी तरफ आते हैं, जिस तरीके से रुझान दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक प्रमोशन होगा बीजेपी का। और बीजेपी जो है बीएमसी में महाराष्ट्र में एक बिग ब्रदर का पोजीशन ले लेगा, क्योंकि इस वक्त जो अगर हम बात करें तो बीजेपी ने ज्यादा आंकड़ों के ऊपर, ज्यादा सीटों के ऊपर में चुनाव लड़ा है। एकनाथ शिंदे शिवसेना की अगर साथ में जो महायुति है उसकी बात कर लें, और जो एनसीपी है अजित पवार की पार्टी, वो उनके साथ नहीं गए हैं, क्योंकि महायुति जो बीजेपी है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उन्होंने साफ कह दिया था कि नवाब मलिक के अध्यक्षता में जो पार्टी है उनके साथ वो नहीं जाएंगे। और इसीलिए कई सारे जो हमने समीकरण देखे थे, वेस्ट महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, बारामती की बात कर लीजिए, वहां पर जो टूटा हुआ पार्टी है एनसीपी का, वो दोनों साथ में आता हुआ नजर आया हुआ है।
इस बार तो कई मायनों में चीजें बदली हैं और धीरे धीरे करके हमें जाहिर सी बात है ये पता चल। और इस बीच आपको लिए चलते हैं दिल्ली के बासेरा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं। सचिव दिल्ली श्री राजीव वर्मा जी, उपाध्यक्ष डीडीए एन श्रवण कुमार जी, और आज ये तीसरे पतंग महोत्सव में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, राम राम। सबसे पहले मैं आज जब भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में संक्रांति कर गए हैं, तब मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, माघ बिहू और उत्तरायण के मौके पर देश भर के सभी लोगों को और विशेष कर किसान भाइयों बहनों को हृदय पूर्वक की शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि उत्तरायण का ये पर्व पूरे देश भर में अलग अलग नाम से मनाया जाता है और ये पर्व खुशी का पर्व इसलिए है कि हमारा ऋतु चक्र, हमारा जीवन का अस्तित्व एक प्रकार से असीम ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्य नारायण पर निर्भर होता है। और राशि चक्र में सूर्य नारायण जब उत्तर की दिशा की ओर गति करते हैं, तब उनकी किरणों का सबसे ज्यादा फायदा भारत को और समग्र विश्व को मिलता है। इसलिए परंपरा से हमारे यहां भगवान सूर्य नारायण की उत्तर की गति को हमेशा से शुभ माना गया और जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। और कालक्रम में कई सारे देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, माघ बिहू, उत्तरायण और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में खिचड़ी उत्सव के नाम से भी इसको जाना जाता है। मूलतः ये किसानों का उत्सव है और यहां से किसान अपने नए साल की एक प्रकार से शुरुआत करते हैं। और कवि कालिदास ने भारत के लिए एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया था, उत्सव प्रिय जनाः। भारत के लोगों को उत्सव प्रिय होते हैं। हर ऋतु में, हर सीजन में हमने उत्सवों का आयोजन किया है और उत्सव के माध्यम से पूरे समाज को एकत्रित कर हम आगे बढ़ने की सोच रखने वाले लोग हैं और उत्तरायण उसी का एक हिस्सा है। एक प्रकार से ठंडी के मौसम से, सर्दी से निजात पाकर हम बसंत की ओर भी प्रयाण करते हैं, वो भी उत्तरायण से ही शुरू होता है। और आज दिल्ली सरकार और डीडीए ने तीसरे पतंग महोत्सव का आयोजन किया है। ये शुरुआत जो हुई है वो शुरुआत इसको सातत्यपूर्ण प्रयास से ज्यादा लोकप्रिय, ज्यादा लोकभोग्य बनाने की जरूरत है। मित्रों, पतंग उत्सव इस समग्र देश की जनता को दिल्ली से जोड़ेगा और आगे ये जाकर समग्र देश का उत्सव बन सकता है। और मेरा तो आग्रह है दिल्ली प्रशासन से और डीडीए से कि पतंग उत्सव को दिल्ली में और सारे देश में पतंग उत्सव में दिल्ली के पतंग उत्सव को केंद्र बनाने के लिए एक समिति बनाकर इसके विस्तार का और इसकी जन भागीदारी का चिंता कर इसको एक प्रकार से परिपूर्ण उत्सव बनाना चाहिए। और मैं एलजी साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने पतंग उत्सव का स्थान भी बांसेरा में रखा है।
जब एलजी साहब ने एक बार मुझे यहां बुलाने के लिए कहा, तब मैं थोड़ी असमंजस में था। कितने सारे बांस लगा देना तो बड़ा सरल है, क्या ये दिल्ली के मौसम में और इस प्रकार के वातावरण में बढ़ पाएंगे क्या? मगर आज बांसेरा को देखिए, देश की हर नस्ल का बांस दिल्ली को अपना बनाकर एक सुंदर प्राकृतिक स्थान इस बांसेरा में बन चुका है। ये बांसेरा एक प्रकार से परिचायक है कि कोई अपने संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए कृत निश्चयी हो तो कैसे परिणाम आ सकता है। और ये बांसेरा आज दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत सुंदर स्थान बना है। बांसेरा के उपयोग को बढ़ाने के लिए और यहां पर जनता इस बहुत अच्छे प्राकृतिक स्थल पर आए, इसके लिए भी दिल्ली सरकार ने अच्छे से आयोजन करने की जरूरत है। यहां थीम पेविलियन है, पतंगों का इतिहास और पतंगों का युद्धकालीन उपयोग, उसका भी एक प्रकार से प्रदर्शन किया गया है। जब साइमन कमीशन देश में आया, तब साइमन कमीशन का देश में अनेक प्रकार से विरोध हुआ था। साइमन गो बैक का नारा एक प्रकार के आजादी के आंदोलन का प्रतिघोष बन गया था। परंतु साइमन कमीशन का सबसे बड़ा विरोध अगर किसी ने किया था तो देश भर में उत्तरायण के दिन साइमन गो बैक लिखकर पतंग उड़ाकर पूरा आसमान भारतीयों ने भर दिया था और अंग्रेजों को अपनी ताकत का परिचय दिया था। तो पतंग ने उस जमाने में आजादी के आंदोलन में भी एक बहुत बड़ा योगदान देने का काम करा था। और आज एलजी साहब के प्रयास से मकर संक्रांति का उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रत्यक्ष उदाहरण बना है। सूर्य भगवान अपनी दिशा बदल रहे हैं, इसका स्वागत समग्र जगत में होता है। पंजाब और हरियाणा में हम इसको लोहड़ी के रूप में मनाते हैं, तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाते हैं, आसाम में माघ बिहू, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति कहते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण के रूप में मनाते हैं और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी या संक्रांत खिचड़ी के नाम से इसको मनाने की परंपरा है। इस सारे राज्यों को हमारे दिल्ली से जोड़ने का ये प्रयास है और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में ये पतंग उत्सव यहां पर अपना एक स्थान बनाएगा और समग्र देश के पतंगबाजों को और अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजों को भी यहां आकर अपनी कलाबाजी दिखाने का काम करेगा। मित्रों, अभी अभी मोदी जी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में गुजरात में हिस्सा लिया। 8 तारीख से 11 तारीख तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। मोदी जी ने सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले के 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व बनाया है और अब भारत सरकार और कई सारे सरकारें साथ में मिलकर देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष मनाने का भी हमने ऐलान किया है। ये सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। सोम समुद्र के किनारे प्रभु शिव का ये स्थान दुनिया के इतने लोगों की नजर में आया कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 16 बार इसको तोड़ने का उपक्रम किया गया। तोड़ने में वो सफल हुए, मगर जितनी बार तोड़ा गया फिर से बनाया गया। और आजादी के बाद देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल
जामनगर के महाराजा जाम साहब, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक संकल्प लिया कि यहां फिर से भव्य और उत्तुंग श्री सोमनाथ का मंदिर बनेगा। और वो स्थान पर आज भव्य और उत्तुंग सोमनाथ का मंदिर आज भी वहां पर गगनचुंबी ध्वजा के साथ विद्यमान है। ये परिचायक है कि विध्वंस करने वालों से बनाने वालों की शक्ति बहुत बड़ी है। इसको तोड़ने वाले मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बेगड़ा, अलाउद्दीन खिलजी कहीं पर आज दुनिया के नक्शे पर नहीं दिखाई पड़ते हैं। और सोमनाथ का मंदिर पूरी दुनिया के सामने सम्मान के साथ वही जगह पर खड़ा है। ये प्रतीक है सनातन धर्म की अजरता का, अमरता का, और भारतीय संस्कृति के मूल तत्व अमर है, इसका ये प्रतीक बना है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष हम सब भारतीयों के लिए हमारी संस्कृति को अटल, अडिग और अमर बनाने का एक संकल्प का पुनस्मरण कराने का वर्ष है। मित्रों, आज उत्तरायण के पर्व पर एलजी साहब ने हम सभी को यहां आमंत्रित किया है। मैं आशा करता हूं कि अभी से ही, जब से ये पतंग उत्सव समाप्त हो तब से दिल्ली के सारे विधायक, सांसद, सरकार, डीडीए सभी मिलकर अगले पतंग उत्सव की तैयारी करें और अगला पतंग उत्सव ऐसा हो जिससे हमारे पतंग उत्सव का स्थान देश और दुनिया के पतंग उत्सव के अग्रिम स्थानों में सुनिश्चित हो जाए। मैं फिर से एक बार एलजी साहब का, दिल्ली सरकार का और डीडीए के इस प्रयास की भरसक प्रशंसा करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में ये उत्सव, ये महोत्सव और ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। मेरी दिल्ली वासियों को उत्तरायण की अनेक अनेक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर दिल्ली के बासेरा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें उन्होंने यहां से कही है और साफ तौर पर इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से पलटा है कि किस तरह से पतंगों ने आज़ादी में अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी और किस तरह से जो इसके अलावा भी तमाम नीतिगत निर्णय लिए गए हैं उसमें ये पतंग उत्सव किस तरह से आने वाले समय में देश को और ज़्यादा जोड़ता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।